बताइए आप लोग कि मानव कला और संस्कृति का जो उसका विकास हुआ वो किस काल से माना जाता है? शुरुआत कैसे हुई उसकी? कला और संस्कृति की उसकी विकास किस काल से? अगर ये क्वेश्चन आ जाए, हाँ बताइए। पाषाण काल से ही हो जाता है। देखिए यहाँ पे आप जब भी विकास होता गया वो अलग चीज़ है, लेकिन शुरुआत कहाँ से होती है इसको बहुत ध्यान से समझिए। ये तो आप जब भी इतिहास में आप बहुत पीछे जाएंगे और आज में जाएंगे तो आज ज़्यादा डेवलप है कि पीछे का डेवलप है? आज ज़्यादा डेवलप है ना, तो नींव तो पीछे ही पड़ा है। आप समझिए हमारी चीज़ को। क्वेश्चन कैसे आता है? क्वेश्चन ये नहीं पूछ रहा है कि किस काल में ज़्यादा विकास हुआ है, पूछा है कि किस काल में जन्म हुआ है। यहाँ गलती नहीं करना है, इसको समझिए आप लोग। तो पाषाण काल में ही कला और संस्कृति में जन्म ले लिया था। ठीक है, अब देखिए निर्माण कला या इसको कहते हैं वास्तु कला। इसमें आप देखेंगे तो पूर्व पाषाण काल यानी मध्य पाषाण काल में और नव पाषाण काल में भी निर्माण शुरू हो सका था। कई जगह अवशेष ऐसे मिले हैं कि जहाँ, जैसे हम एग्जाम्पल बता रहे हैं, प्रतापगढ़ का महलहा, यहाँ से कई स्तंभ के अवशेष मिले। स्तंभ मतलब पिलर, जैसे बाहर ये पिलर लगा हुआ है, तो यानी मानव ने पिलर बनाना शुरू कर दिया था। स्तंभ कला का विकास हो गया था उस काल में भी, निर्माण कला में। ठीक है, और निर्माण कला के साथ साथ मूर्ति कला, एक हड्डी की बनी हुई क्या है, एक मातृ देवी की मूर्ति मिलती है, ये लोहरदग्गा नामक स्थान से हड्डी की बनी हुई मातृ देवी की मूर्ति, यानी अब इसको क्या कहेंगे आप? मूर्ति कला का भी शुरुआत हो चुकी थी। ठीक है, चित्रकला, भीमबेटका, हाँ देखिए चित्रकला आपको भीमबेटका की गुफा, यहाँ पर चित्रकारी शुरू हो गई थी, तो यानी चित्रकला की बिंदु पड़ चुकी थी। अब इसी निर्माण कला, मूर्ति कला और चित्रकला, इन तीनों का आगे चलकर विकास शुरू हो गया। और सर्वाधिक विकास शुरुआत जो होती है वो सिंधु घाटी सभ्यता में होती है। ठीक है, निर्माण कला यानी वास्तु कला अगर हम देखते हैं तो बड़ी बड़ी इमारतें उन्होंने बनाई, बड़ी बड़ी सड़कें बनाई उन्होंने उस समय, बड़े बड़े खंड यानी बड़े बड़े इमारत बंदरगाह बनाए उन्होंने। तो वास्तु कला का बहुत विकास हुआ सिंधु घाटी सभ्यता है। आप मूर्ति देखेंगे तो कई प्रकार की मूर्ति हो उस समय मिली। मूर्ति आप बताइए किस किस चीज की मूर्ति मिली सिंधु घाटी सभ्यता से? योगी की मूर्ति मिली थी। योगी मतलब योगी के मानव की मूर्ति मिली, लेकिन किस मतलब किसकी बनी हुई मूर्ति? किस किसकी बनी हुई? कांसे की, पत्थर की, कांसा का और पत्थर की, पत्थर हो गया, पीतल, तांबा हो गया, पीतल हो गया, शेर खड़ी है, शेर खड़ी और चूना पत्थर। तो आपने ध्यान में रखना है, क्वेश्चन ऐसे ही आएगा कि इनमें से किसका बना था, किसका नहीं बना था, कब बना था, कब नहीं बना था, यही ना पूछते हैं। तो ये ध्यान रखना है, ये इसमें ये नहीं। अब देखिए इसी ऑप्शन में वो ऐसे कह देंगे लोहा इम्पॉसिबल सर, इम्पॉसिबल, खोज ही नहीं हुई थी। ये चीज बेसिक पकड़ना है।
यही से लोहे की कोई मूर्ति नहीं बनी थी, लोहे धातु था ही नहीं सिंधु घाटी सभ्यता में। तो इन सब की मूर्ति मिली हुई है। और इन्हीं मूर्ति में ये पूछा जाता है कि कभी कभी कि किसकी विशेषकर मूर्ति, जैसे कांसे में एक महिला की मूर्ति यस नृत्य करती है, नर्तकी। ठीक है। तांबे की मूर्ति, तांबे का आपका बैलगाड़ी भी मिला है, हल मिला है, रथ मिला है, और कांसे का भी रथ मिला है, ठीक है। सैल खड़ी की भी मूर्ति मिली है, मानव मूर्ति मिली है, चूना पत्थर की जानवर और मानव दोनों की मूर्ति मिली है, जानवर की मूर्ति मिली है, ठीक है, और मानव मूर्ति मिली है। ये तो मूर्ति कला का हो गया, चित्रकला। अब देखिए, ये एक बार पूछा गया है इसमें क्वेश्चन कि सिंधु घाटी के किस जगह से हमको चित्रकारी कहाँ थी, मतलब चित्रकला कहाँ है बताइए। चित्रकला सजी में कहाँ मिला है? हाँ, किस जगह पे चित्रकारी उन्होंने की थी? गुफाओं में। सिंधु घाटी की सभ्यता में कहाँ गुफा था? बर्तनों पे किया गया था। एक लोग बताते चलिए, एक हाँ आप एक बताइए, सिर्फ एक बताइए आप क्या मृत भांडों। चलिए आपका मृत भांड पे, चलिए मृत भांड पे चित्रकारी हुई है, और किस पे चित्रकारी हुई? और कहाँ पे चित्रकारी? दीवारों पर सर, दीवारों पर भी मिट्टी गिरी है। घर की दीवारों पर ये मिला है संलोधन के पास। मूर्तियां, मोहरे, आभूषण, ये सभी की चित्रकारी। मोहरों पर, यस मोहरों पे। देखिए मोहर पर चित्रकारी हुई है, ठीक है। ये क्या कहते हैं, मोहर पे बना है। धातु पर, आभूषण आपका सही उत्तर है, धातु पर या आभूषण, इस पर चित्रकारी हुई है, ठीक है। स्तंभों पर चित्रकारी नहीं हुई। स्तंभ जो मिले हैं ये बाद में मंदिर में स्तंभ में कलाकार विरोध शैली में बहुत चित्रकारी होती थी। सिंधु घाटी में स्तंभों पर चित्रकारी नहीं हुई है, ठीक है, वहां पर ये चित्रकारी नहीं हुई है। तो आप सभी के निर्माण में मिला है, मोहर पर मिला है, धातु पर चित्रकारी हुई है आपका। और देखिए चित्रकारी तो हुई है, चित्रकारी जो इन्होंने बनाया है उसमें एक शब्द कई बार मिलता है, वो कौन सा अक्षर है? स्वास्थ्य, युवा का, यू आकार का चित्र मतलब ज्यादा बना है, ठीक है। तो ये चित्रकला यू आकार का चित्र बहुत ज्यादा बनाया है वहां पर। तो देखिए इस काल में विद्वान यहाँ चित्रकला का बहुत विकास हुआ, ठीक। अब आगे लेके चलते हैं। सिक्के पे तो आप लोगों को बता चुके हैं, सिक्के का भी हम पूरा बता चुके हैं कि सिक्के में तो कई चीज होती है। अब आपको देखिए जो मेन जो निर्माण कला में जैसे स्तूप बनवाए गए, मंदिर बनाए गए, ठीक है, तो इसमें आपको अंतर पूछा जाता है कि इसमें मुख्य अंतर क्या है स्तूप में और मंदिर के निर्माण में, ये अंतर क्या है? उस समय के स्तूप जब बना था और मंदिर जब बना था, ठीक है। स्तूप और मंदिर, जब मंदिर बनाया गया और स्तूप, बहुत एक विशेष अंतर है इसको, ठीक है। मंदिर और स्तूप, मंदिर जहाँ बनाया जाता था, मंदिर का शिखर जहाँ बनाया जाता है उसके नीचे क्या होता था? प्रांगण, मूर्ति यानी गर्भ। स्तूप में बिल्कुल उल्टा है,
स्तूप के ऊंचाई पे होता है हर्मिका। हर्मिका जिसको बोलते हैं। देखिए यही आपको समझना है, स्तूप में जो धातु अवशेष रखे जाते थे वो हर्मिका, उसको हर्मिका यानी ऐसे गोलाकार ऐसे होता था यहाँ पे, ये आपका हर्मिका बोला जाता है। तो यहाँ पे धातु अवशेष ऊपर रखे जाते थे, इस पे हाँ वो तो चढ़ने के लिए सीढ़ी स्तूप में बनने के लिए चढ़ने के लिए चाहिए आती है। तो सीढ़ी तो मंदिरों में भी बनवाया गया, दो मंजिला मंदिर बनाया गया सीढ़ी को बनाने के लिए, मंदिर चढ़ने के लिए भी सीढ़ी बनाई गई है, दो मंजिला मंदिर बने, ठीक है। तो स्तूप और देखिए ये भी मंदिर से मिलता जुलता शब्द है मेल, जिसको हम लोग चबूतरा बोलते हैं, यानी चबूतरे पे जिसको प्रांगण, जैसे जहाँ हम खड़े हैं हमारे ये प्रांगण, वैसे ही इसको चबूतरा जहाँ पे जिसके ऊपर स्तूप बनता था, ठीक है, उसको कहते थे मेल। ये तो समानता है, ये हम लोग जिसको मंदिर में चबूतरा कहते थे या प्रांगण, ये इसका मेल। सर धातु मंजूषा और हर्मिका मतलब क्या होता है? मतलब हर्मिका तो ठीक है जिस जगह पे हर्मिका वो स्थान होता है जहाँ धातु मंजूषा मतलब अवशेष, मतलब बौद्ध धर्म के किसी की भी अस्थियां हो, उनके सामान हो, मान लीजिए कोई ऐसे कोई सामान उपयोग कर रहा था तो वो रख दिया गया, या उनके शरीर का कोई भी हिस्सा, कोई भी जीवांश, तो उसको धातु मंजूषा कहते तो उसको धातु मंजूषा कहते थे। और जिस स्थान पे रखा जाता था उसको हर्मिका बोलते थे। ये ऊपर यहाँ रखते थे, यस ये धातु मंजूषा हो गया, ये आपका हर्मिका है इसके, ठीक है। तो धातु मंजूषा ऊपर रखा जाता था, लेकिन बाद में देखिए परिवर्तन भी आया है। आपको एक चीज और बता दें, शुरुआत में जो स्तूप बनते थे और बाद में स्तूप बने उसमें कुछ परिवर्तन भी आया। बाद में क्या हुआ कि नीचे यानी जीव क्या कहते हैं नीचे भी रखने लगे, ठीक है, यानी जो क्या कहते हैं बौद्ध धर्म के अनुयायी हुए जिनको बोधिसत्व कहते थे, उनके जो अवशेष हैं वो नीचे भी रखने लगे बाद में। लेकिन पहले जो कॉन्सेप्ट था कि यही यहाँ ऊंचाई के ऊपर ही रखा जाता था, तो बाद में परिवर्तन आया है उनके। तो ये हम देखिए मेरी बना रहे थे, ये इसका चबूतरा ये कॉमन है, चबूतरे पे गर्भगृह रखा जाता था, इनका मेरी चबूतरा बनाया जाता जिसके ऊपर स्तूप बनाया जाता था। तीसरा भी बहुत कॉमन है, प्रदक्षिणा पथ। प्रदक्षिणा पथ देखिए आपको पूरे नागर शैली और द्रविड़ शैली दोनों जगह मंदिर के चारों ओर एक घूमने का बरामदा रेलिंग मिलेगा, ठीक है। और सबसे बड़े रेलिंग तो द्रविड़ शैली में बनाए जाते थे। प्रदक्षिणा पथ। और चौथा इसमें भी देखिए कॉमन है तोरण, ये दरवाजे, ये तोरण। अभी एक क्वेश्चन आ जाएगा कि कौन सा स्तूप अपने तोरण के लिए फेमस है? सांची का, सांची के स्तूप की सबसे ज्यादा फेमस अपने दरवाजे के लिए, ठीक है, ये तोरण। और भारत की मंदिर की कौन सी शैली सबसे फेमस तोरण के लिए है? द्रविड़ शैली। द्रविड़ शैली अपने तोरण के लिए विशेष है। बाद में स्तूप के बाद जब चैत्य गृह बनने लगे तो चैत्य गृह एकदम मंदिर की तरह बनने लगे, यानी उसमें भी मंडप बनाने लगे, जिसको सभा मंडप भी आप कहते हैं, मंडप उसमें भी। तो उसमें मंडप में अब देखिए स्तूप ये भी उनका पूजा स्थल है, और चैत्य गृह क्या है? चैत्य गृह भी उनका पूजा स्थल है। इसमें बस दो एक अंतर है, जहाँ स्तूप बनाए जाते थे वहाँ जरूरी नहीं था कि विहार बनाया जाए। विहार मतलब वहाँ के रहने के
रुकने के लिए, लेकिन चैत्य ग्रह जहाँ बनाया गया था वहाँ वास्तव में निवास करने के लिए बौद्ध धर्म के जो प्रचारक थे, जो अनुयायी थे, उनके प्रचार करने के लिए वहाँ आश्रम, जिसको बिहार बोला जाता था, वो बनाया गया। अब ये चैत्य ग्रह का सीधा प्रभाव हिंदू धर्म पे पड़ गया, सीधा प्रभाव हिंदू धर्म में जैसे मंदिर में मूर्ति स्थापित की जाती थी, चैत्य ग्रह में भी बौद्ध धर्म की मूर्ति बनाने जाने लगी। यहाँ मूर्ति स्थापित, एक प्रतीक्षा बनाया गया, गर्भगृह बनाया गया, और यहाँ मंदिर, यानी यहाँ मंदिर बनाया जाएगा। और उसके बगल में बिहार यानी आश्रम बनाया। तो कई चैत्य ग्रह फेमस है, जैसे कार्तिक का चैत्य ग्रह है, ठीक है, कन्हेरी का चैत्य ग्रह है, ये महाराष्ट्र, ये फेमस है। तो चैत्य ग्रह में सीधे मंदिर का प्रभाव पड़ने लगा, बौद्ध धर्म की मूर्ति बना के उनकी पूजा बंद करने लगी, और उसको बनाने के लिए दीवारों पे भी चित्रकारी की जाने लगी। वहाँ पर क्या कहते हैं, दीवार पे भी कई चित्रकारी की जाने लगी। अब देखिए, कहीं कहीं जहाँ मंदिर मिले हैं, वो कहीं पे एक ही धर्म के मंदिर नहीं मिले। ये आप पे ये भी क्वेश्चन आता है कि जैसे एलोरा, एलोरा अपने किस मंदिर के लिए फेमस है? कैलाश मंदिर। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि एलोरा में की गुफाओं में किस धर्म से संबंधित मंदिर है? तब आप लोग क्या कहेंगे? जैन और बौद्ध नहीं, हिंदू है। जैन है, शैव और वैष्णव, ठीक है। अब ये हम इसीलिए हम आपको बता रहे हैं डिफरेंस है इसमें। क्वेश्चन आप बहुत ईजी है कि एलोरा का कैलाश मंदिर फेमस है, लेकिन आप वहाँ देखेंगे कि लगभग 34 गुफाएं हैं। 34 गुफाएं हैं वहाँ पर, और वहाँ की पहली, 12वीं, 13वीं और 29वीं जो गुफा है वो उसका संबंध हिंदू धर्म से है। ठीक है, 1, 12, 13, 29, हाँ 29 ये हिंदू धर्म से है, और दूसरा 34वां, 33वां और शायद 34वां ये तो जैन धर्म से है। 35वां और 34वां गुफा है, ये इसका संबंध जैन धर्म से है। तो वहाँ पर एलोरा में जो मूर्ति है ये सबसे बड़ी मूर्ति है, किसी गुफा में बनी हुई शिव जी की सबसे बड़ी मूर्ति है। एलोरा में किसी गुफा में बनी हुई शिव की सबसे बड़ी मूर्ति है। की सबसे बड़ी मूर्ति है एलोरा में, ये कैलाशनाथ मंदिर, ये फेमस है, सबसे बड़ी मूर्ति एलोरा में है, जिसका निर्माण राजपूत वंश के शासक कृष्णदेव ने करवाया। इस मंदिर का निर्माण कृष्णदेव ने किया। दूसरा बहुत फेमस मंदिर है जो चंदेल वंश के शासकों ने बनाया, वो कराया था मध्य प्रदेश के छतरपुर में, चंदेल। वो फेमस है खजुराहो मंदिर, स्थान हो गया है खजुराहो। लेकिन वहाँ भी एक क्वेश्चन आ चुका है कि खजुराहो में जो मंदिर है वो किस किस धर्म से संबंधित है? हिंदू और हिंदू, जैन, बौद्ध नहीं, यहाँ भी बौद्ध नहीं है। यहाँ जान लीजिए 3 है, देवी जी का मंदिर है जिनको हम शाक्त कहते हैं। तो खजुराहो खजुराहो का मंदिर हिंदू धर्म से भाई है, ठीक है।
जैन हिंदू धर्म में भी एक शाक्त है, यानी देवी का मंदिर है। शाक्त मंदिर, ये तीन है, हिंदू, जैन और शाक्त मंदिर। हिंदू मंदिर में सबसे फेमस मंदिर कौन सा है? कंदारिया महादेव का मंदिर, ठीक है, ये शिव जी का मंदिर है। इसको किसने बनवाया था? विद्याधर। ये चंदेल वंश का शासक था विद्याधर। अच्छा, कहीं कहीं किताब में कभी कभी धंग भी मिलता है, ठीक है, हमने उसका धंग भी आपको लिखाया है, ये किताब में धंग भी मिला है, उसी का नाम है। हाँ उसी का नाम है। तो ये कहने का हमारा मतलब है कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो विद्याधर या धंग दोनों में से एक ये कंदारिया महादेव सबसे बड़ा मंदिर खजुराहो का यही है, सबसे बड़ा मंदिर। जैन मंदिर जो सबसे प्रसिद्ध है वो है पार्श्वनाथ का मंदिर। जैन मंदिर, ये प्रसिद्ध मंदिर है वहाँ का, जैन मंदिर है। इसके बाद आप देखिए नागर शैली में ही उड़ीसा में बहुत प्रसिद्ध मंदिर बनाया गया है। एक मंदिर है कोणार्क का सूर्य सूर्य मंदिर। मंदिर। ठीक है, ये कोणार्क का सूर्य मंदिर है, ये बहुत फेमस मंदिर है। इसको किसने बनाया था? नरसिंह देव बर्मन, ठीक है, नरसिंह देव बर्मन ने इस मंदिर को बनवाया था कोणार्क का सूर्य। इस मंदिर की क्या विशेषता है? इस मंदिर के में एक रथ पे बनवाया गया है, ठीक है, ये मंदिर जो है रथ पर बना हुआ है। दक्षिण भारत में भी एक मंदिर बहुत फेमस रथ पर बना हुआ है, इसीलिए ये भी बिल्कुल मिलता जुलता, मतलब वहाँ के रथ शैली मंदिर वहाँ का। पल्लव शैली के कांचीपुरम का मंदिर, ठीक है, नरसिंह वर्मन द्वितीय ने बनवाया वहाँ पे। वो नरसिंह देव बर्मन है और वो नरसिंह है, ठीक है, देव वो नरसिंह थे। ये रथ पर बना हुआ मंदिर है। इस मंदिर की और एक बहुत विशेषता है कि इसमें 12 पहिए जो बने हैं पत्थर के बने हैं। और इस रथ पर 7 घोड़े दिखाए गए हैं पहिए के, मतलब पत्थर के बने हैं। अश्व, 7 अश्व, एक 7 अश्व की मूर्ति बनाई है। इसी को क्या कहा जाता है? ब्लैक पैगोडा, ठीक है, इसी को ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। ये समय को तो इंडिकेट करता है, ये समय को भी दर्शाता है। समय को ये मंदिर का है तो समय को भी इंडिकेट करता है। इस पर सूर्य की जैसे किरणें पड़ती है वो समय को भी इंडिकेट करता है। उसके टाइम कैसे समय को मापन भी होना से किया जाता है सर। प्राचीन काल में ऐसा माना जाता था कि सूर्य इसमें क्या कहते हैं, जो इसकी किरणों से इसका पड़ता है प्रभाव, उस आधार पे क्या कहते हैं समय निकाल दिया जाता था, ठीक है, ये माना जाता था। और ये आज भी लोग, पहले जब समय घड़ी नहीं चलती थी तो उसका आकलन कर लेते थे। तो ये देखिए कोणार्क का ये फेमस मंदिर है। ये हम आपको कुछ चुने हुए मंदिर के बारे में बता रहे हैं, इतना समय नहीं है कि सारे मंदिर को बता चुके हैं, ठीक है। ये कोणार्क का सूर्य मंदिर है। इसी प्रकार
एक जैन मंदिर बना है गुजरात में और उसका नाम है दिलवाड़ा मंदिर। ये बनवाया था बिमल शाह ने। ये गुजरात के सोलंकी वंश के एक शासक थे जिनका नाम था भीमदेव। उनके एक मंत्री थे जिनका नाम था बिमल शाह। बिमल शाह के द्वारा ही ये दिलवाड़ा मंदिर आबू पर्वत पर बनवाया गया था। ये मंदिर पूर्णतः संगमरमर से बना है। राजस्थान का ये देखिए पूर्णतः ये संगमरमर से बना हुआ है। पूर्ण मंदिर ये गुजरात का ये जैन मंदिर है, सॉरी राजस्थान का, ये पूर्णतः संगमरमर से बना हुआ मंदिर है। उस समय भीमदेव प्रथम जो वहाँ के शासक थे उनके एक मंत्री ने ये बनाया था। ठीक है, अब देखिए दक्षिण भारत में जो मंदिर बने, दक्षिण भारत में मंदिर वैसे तो माना जाता है कि पांड्य वंश में मंदिर की नींव पड़ी, लेकिन मंदिर का विकास जो ज्यादातर हुआ वो हुआ पल्लव वंश। इसीलिए द्रविड़ शैली को विकास भी कहा जाता है। द्रविड़ शैली का विकास भी इसी में हुआ, पल्लव वंश में। यहाँ मंदिर जो बनाने यानी यहाँ कला की जो है 3 शैलियों का विकास हुआ। एक तो सिर्फ मंडप बनाया, मंडप आकार। दूसरा यहाँ पहाड़ों पर बनवाया गया, पहाड़ों पर खुले पर मंदिर बनाया गया। तीसरा जो मंदिर बनाया गया वो रथ आकार के। रथ आकार के मंदिर बनाए। तो पल्लव शैली के सबसे ज्यादा जो फेमस है वो है क्या कहते हैं, रथ आकार के मंदिर। और इसको बनाया था नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। इसको देखिए उनकी शैली थी, पहली शैली तो महेंद्र शैली, दूसरी थी राजसिंह शैली। यहाँ पे दिखाया गया नरसिंह वर्मन द्वितीय। इसमें कई मंदिर बनाए गए हैं जो रथ आकार के। इसमें पांडव वंश के जितने चरित्र थे उस समय, जैसे युधिष्ठिर थे, भीम थे, अर्जुन थे, नकुल थे, सहदेव थे, सभी का रथ बनाया गया। इसमें सबसे बड़ा जो रथ मंदिर बना था वो बना था किसका, धर्मराज का। सबसे बड़ा मंदिर। सबसे छोटा जो द्रौपदी था वो द्रौपदी का सबसे छोटा मंदिर। सबसे छोटा जो मंदिर था वो क्या था, द्रौपदी। ये सबसे छोटा मंदिर था। तो ये रथ शैली। इसके बाद द्रविड़ शैली के ही मंदिर में जो बहुत ऊंची इमारत के रूप में मंदिर बनना शुरू हुए, वो बनना शुरू हुए चोल वंश। चोल वंश में इस समय भी शिव जी का सबसे बड़ा मंदिर, सबसे ऊंचाई पे जिसको हम कहते हैं, उसका विमान सबसे ऊंचा है, जिसको हम लोग नागर शैली में शिखर बोलते हैं, वो वहाँ विमान बोला जाता है, सबसे ऊंचा। और ये मंदिर है राजराजेश्वर या वृद्धेश्वर। ये राज प्रथम ने ये मंदिर बनाया था। ठीक है, इस मंदिर की विशेषता ये है इसका विमान।
सबसे ऊंचा तो इसका विमान या शिखर आप कह सकते हैं, विमान या शिखर, ये सर्वाधिक ऊंचाई है, सर्वाधिक ऊंचा है। मंदिर के बाहरी दीवार पर राजा का भी चित्रण किया गया है, राजा का चित्रण भी किया गया है। बृहदेश्वर मंदिर, राजा का चित्रण भी किया गया है इसमें, बृहदेश्वर मंदिर में। इसी से मिलता जुलता ही राजेंद्र प्रथम ने भी मंदिर बनाया। सर इसके शीर्ष पे 90 टन का पत्थर है, ऐसा भी माना जाता है क्या? मतलब ऐसा माना जाता है। 90 टन का पत्थर ऐसा माना जाता है। इसकी शीर्ष पे है। तो कैसे पहुंचाया गया सर? उस समय जो साधन थे उसकी आप कल्पना करिए, ठीक है, क्रेन तो था नहीं, ठीक है, तो रस्सी बनाई गई होगी, रस्सी से किसी तरीके से खींचा गया होगा। आप इमेजिन करते चलिए, ठीक है, बहुत सी चीज़ें जो हम देख नहीं पाते हैं उस तुलनात्मक से सोचिए, ठीक है, रस्सी ऐसी बनाई गई होगी, ठीक है, आप लोग समझिए। एक क्वेश्चन हमेशा आता है कि अशोक का जो भी शिला है वो पत्थर कहाँ से लिया गया था? मिर्जापुर। और कहाँ पे है उनके शिला? कहीं आप पश्चिम में चले जाएंगे तो अफगानिस्तान में है ना, पूरब में चले जाएंगे तो मतलब उड़ीसा में है। तो आप यहाँ से दूरी सोचेंगे 1500 किलोमीटर है और उनके पत्थर का भी 20 से 30 टन है वजन। तो आप सोचिए कि उसको कैसे ले जाए गए होंगे और कैसे उठाए होंगे, कैसे उसको लगाए हैं, मतलब मिलाएंगे। राजराजेश्वर तो 12वीं शताब्दी के हैं, यानी अशोक के करीब 1500 साल बाद, और अशोक तो आज के 2500 साल पहले, 3000 साल पहले थे। तो उससे पहले ही ये समस्या थी, यानी इसका साधन उन्होंने किसी तरीके से प्रयोग किया होगा। 30 टन के पत्थर को किसी तरीके से, ठीक है, ये भीम का हाथी के द्वारा ले जाया गया, ठीक है, और कोई जानवर तो नहीं समझ में आ रहा, और कोई टेक्निकल साधन भी नहीं था, ठीक है। तो वैसे ही जो आप कह रहे हैं वो रस्सी के माध्यम से किसी तरह से पत्थर को ले जाएगा। तो वैसे ही ये गंगे क्या कहते हैं, ये राजेंद्र प्रथम ने मंदिर बनाया था, और ये गंगापुरम क्या कहते हैं, या गंगेश्वर या गंगापुरम में ये चोलेश्वर मंदिर है। गंगे कोट चोलपुरम भी कहते हैं उसे, गंगे कोट चोलपुरम ये मंदिर है। गंगा, क्योंकि देखिए राजेंद्र प्रथम ने बंगाल में आक्रमण किया था पूरब में, और वहाँ पे जब जीत हुई थी उनकी, तो वहाँ के सैनिकों के कंधे पर गंगा नदी यानी ले जाके कलश से गंगा अपने यहाँ लाए थे, और कहा जाता है कि उसको झील बना दिए थे, वहाँ पे गंगा का पानी लेके आए थे, और अपनी उपाधि भी धारण की थी, और अपने ही नाम की उपाधि से बाद में ये मंदिर भी उन्होंने बनाया। ये भी किसी सैनिक से मिलता जुलता है, लेकिन ये बड़ा मंदिर है। गंगे कोट चोलपुरम उससे छोटा है, राजराजेश्वर, ठीक है, ये मंदिर बड़ा है, ये मंदिर छोटा मंदिर है उससे। तो ये देखिए कुछ बहुत फेमस मंदिर और फेमस चीज थी जिसका देखिए हमने आपको तुलनात्मक बताया। तो ये आज का देखिए लास्ट टॉपिक है था, ये आर्ट एंड कला का। इसके बाद इसके क्वेश्चन है आर्ट, मंदिर, कला के, तो आपको हम अगले टर्म में देंगे इसके क्वेश्चन, ठीक है। अब आपको देखिए आपका मौर्य काल है, उससे हम आपको क्वेश्चन देते हैं। सर इंडस वैली सिविलाइजेशन में अगर ये आता है कि आप मिट्टी की भी मूर्ति बनी है, तो क्या उसमें सही होगा? मिट्टी की मूर्ति? Yes. हाँ बनी है, मिट्टी की भी मूर्ति बनी थी, लेकिन मिट्टी की जो मूर्ति थी ज़्यादातर टुकड़ों, मतलब क्या कहते हैं, सुरक्षित नहीं थी मिट्टी की मूर्ति,
मिट्टी की भी मूर्ति बनी थी, मिट्टी की मूर्ति थी, पत्थर की भी मूर्ति थी, और धातु की, तीनों की मूर्ति थी। खुदाई में किसी तरह अवशेष तो मिले ही, लेकिन वो सुरक्षित अवसर में नहीं है, सुरक्षित नहीं थे। बाकी धातु के अवशेष सुरक्षित मिले हैं। तो अगर सर ऑप्शन में आता है तो क्या मिट्टी मतलब है सही है, सही है? चारों सही है, तीनों। अगर ऐसे ऑप्शन आ जाए इनमें से किसकी मूर्ति बनी हुई है, A1 B2 A1 2 3 C1 2 3, तीनों सही, तीनों सही। जिसका देखिए आपको एक टुकड़ा भी मिल जाए तो उसको मान लिया जाता है, ठीक है। मतलब आप निगेटिव ये नहीं कह सकते, आप एकदम सत्य पे चलना है। क्वेश्चन में तो बिल्कुल संदेह भी है तो भी वो सही माना जाएगा, नहीं तो क्वेश्चन अलग कर दिया जाएगा। अगर आप दिखा दिए कि नहीं है, थोड़ी सी भी मिलती मिली है, अगर उसमें है आशंका थोड़ा सा भी है तो सही मान लिया जाए, कहीं पे भी डाउट नहीं होना चाहिए आंसर। बहुत नजदीकी क्वेश्चन आता है इसमें, तो ये बिल्कुल सही है, मिट्टी की भी मूर्ति बनी है। मदुरई का मीनाक्षी मंदिर है, सर उसकी क्या विशेषता है? देखिए मदुरई का जो मीनाक्षी मंदिर है बहुत अच्छा क्वेश्चन। ये मंदिर द्रविड़ शैली का मंदिर है। ये अपने गोपुरम और क्या कहते हैं, हमने कल बताया था जलाशय के, यस सर। इसका जलाशय बहुत फेमस है। इसके चारों ओर ऐसे ऐसे गोपुरम बनाए गए, यानी रास्ते बनाए गए, और बीच में एकदम मिडिल में इसके जलाशय है पूरा। तो ये अन्य मंदिरों से इसीलिए बहुत हट के, कहीं कहीं किनारे जलाशय बनाया गया, इस मंदिर के मिडिल में जलाशय बनाया गया। तो मीनाक्षी मंदिर इसीलिए बहुत प्रसिद्ध है। चलिए एकदम जो लोग सो रहे हैं वो जग जाए। आपको बताना है कि मौर्य काल में, देखिए आप लोग कोई भी तर्क नहीं देंगे, तर्क जब हम पूछेंगे तब बताएंगे, अपना आंसर बताइए। तर्क तो हम जान ही जाएंगे, बिना तर्क के तो मारेंगे नहीं आंसर। तर्क बताना जरूरी नहीं है कि हमने क्यों मारा। अगर तर्क पूछने लगेंगे तो बहुत समय हो जाएगा। आप आंसर अब फिर हम पूछेंगे, एक आध क्वेश्चन में हम लॉजिक पूछ लेंगे कि ऐसा क्यों, जहाँ हमें लगेगा कि आप लोग आंसर सही नहीं मार रहे हैं तब हमको पूछेंगे। आपको बताना है कि मौर्य प्रशासन में रूप दर्शक का क्या काम था। मौर्य काल में रूप दर्शक का क्या काम था। आपके विकल्प A, B, C, D। मंच का व्यवस्थापक, आहत सिक्कों का परीक्षक, टकसाल का अध्यक्ष, सोने चांदी एवं तांबे के सिक्के का परीक्षण। हमारा क्वेश्चन है रूप दर्शक, मौर्य काल में रूप दर्शक का इनमें से क्या काम था। आप लोगों को बताना है कि इसमें से रूप दर्शक का क्या काम था। वह मंच का व्यवस्थापक था, वह आहत सिक्कों का परीक्षक था, वह टकसाल का अध्यक्ष था, सोने चांदी एवं तांबे के सिक्के का परीक्षक था। ये चार विकल्प में से आपको एक विकल्प बताना है। आप लोग सिर्फ अपना विकल्प का आंसर बताएंगे, शब्दों को नहीं बोलेंगे। A, B, C, D में से कोई एक बताइएगा। क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? कोई ऐसा है कि कोई नहीं समझ में आया? ये किताब कौन बोला है? अच्छा नहीं, किताब खुली थी तब डर लग रहा था। चलिए ए कितने लोग कहते हैं? हाँ सर
बी, सी, डी। ज्यादातर सिर्फ 8वें लोग उत्तर मारे, बाकी लोग ने नहीं उत्तर दिया। फिर से देखें एक कितने लोग कहते हैं। अब कोई नहीं कहा, एक तो कोई कहा था, दोबारा नहीं पूछे। चलिए बी, सी, सी किसी ने नहीं कहा, डी, अब आप बताइए कि क्यों बी, आप उत्तर बताया है बी, क्यों बी सही होगा? मैंने सर मैंने बताया कि आंसर बी सही है। आपने बी नहीं हाथ खड़ा किया है? नहीं सर, क्या खड़ा किया था? मैंने किसी को नहीं खड़ा किया क्योंकि आपने रोका था तो मैं उत्तर देता जब उसका उत्तर बी सही है। क्यों बी होगा आप बताइए। क्योंकि actually सर कौन बताएगा? रूप कहा जाता है सर चांदी के सिक्कों को उस टाइम, नहीं, बी क्यों नहीं सही है? बी क्यों? क्योंकि उसको लक्षणाध्यक्ष कहते थे। ये जो ये था जो सोने नहीं, चांदी- आप लोग जितना आपको बता दीजिए। एक सर उस समय तांबे के सिक्के का उतना बहुत रचना के साथ क्या कह रहे हैं? तांबे के सिक्के का प्रचलन उस समय साथ नहीं था। नहीं, कौन उत्तर ये बताएगा कि अब हम पूछ रहे हैं डी क्यों नहीं होगा और बी क्यों होगा? जहाँ तक बी है, मतलब बी ने कहा है। सर मुझे ऐसा लग रहा है सर हाँ चले आप बताइए। क्योंकि सर सोने चांदी तांबे के सिक्के जो थे इसको जो परीक्षण करता था वो बने हुए सिक्के पहले गलत 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 बैठ गए, गलत गलत बैठ गए। सर, क्योंकि डी मुझे ऐसा इसलिए लगा कि नहीं होगा क्योंकि इसके जो परीक्षण करते थे इसको लक्षणाध्यक्ष कहते थे शायद। नहीं, तब भी गलत है। तो ये बताया इसमें क्यों इतने लोगों ने बी उत्तर मारा है? बी तो सही भी है, लेकिन डी क्यों नहीं? लेकिन सर सोने के सिक्के उस समय प्रचलन सोने के सिक्के उस समय चलते ही नहीं थे। प्रचलन में इसका सबसे बड़ा लॉजिक है। सोने का सिक्का कब चला? हम बार बार बताते हैं, कुषाण वंश का, उसके और के बाद। यस सर। ठीक, समझ में आया? और उस समय 5वीं शताब्दी पूर्व ईसा से वो आहत सिक्के चलते थे उस समय। यस सर। ठीक, आपको बताना है कि अशोक के साम्राज्य में इसमें से कौन सा भाग शामिल नहीं था? अशोक के साम्राज्य में कौन सा भाग शामिल नहीं था? ए कानून, बी असम, सी कर्नाटक, डी कलिंग, डी कश्मीर। इनमें से कौन सा भाग अशोक के साम्राज्य में शामिल नहीं था? जो साम्राज्य विस्तार अशोक का था, इनमें से कौन सा शामिल नहीं था? चलिए एक कितने लोग कह रहे हैं? बी कलिंग, सी कर्नाटक, डी कश्मीर। इसका उत्तर होगा ए ही, क्योंकि सर कर्नाटक था ही। दूसरा कर्नाटक में नहीं किया। देखिए कर्नाटक में, हाँ कर्नाटक में साथ था ही, और कर्नाटक में इसके शिलालेख भी हुए। तमिलनाडु में, पश्चिम में अगर तमिलनाडु पूछा जाए तो अशोक का भाग नहीं था, कर्नाटक था, असम। और कश्मीर में, कश्मीर अशोक के काल में था, राजशेखर ने लिखा भी। चलिए फिर से ध्यान से, अशोक के किस शिलालेख या अभिलेख से पता चलता है कि उसने विदेशी राजाओं से मित्रता की थी? ये 13वां शिलालेख, 212 का अभिलेख।
कलिंग का अभिलेख। बारहवां शिलालेख। देखिए क्वेश्चन ये है कि अशोक के किस शिलालेख या अभिलेख से उसके विदेशी राज्यों की मित्रता का संबंध दर्शाता है। चलिए एक पे लोग कहते हैं बी सी डी डी नहीं सही है, इसका आंसर ए ही सही है। इसमें 5 यूनानी राज्यों का राष्ट्रों का नाम है जिससे अशोक ने अपने धर्म प्रचारक भेजे थे और उनसे अपनी दोस्ती मित्रता की बात वो करता है कि उनसे संबंध अच्छे थे उसके। तो 13वें शिलालेख में ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आता है कि किस शिलालेख में यूनानी राज्यों के यहाँ धर्म प्रचारक भेजने का उल्लेख मिलता है। बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन मौर्य काल के भौतिक संस्कृति के आधार थे। निम्नलिखित में से कौन मौर्य काल के भौतिक संस्कृति के आधार थे। लोहे का प्रयोग, आहत सूत्रों का प्रयोग, उत्तरी काली बारिश वाले ब्रह्मांड, वलय कूपों का प्रयोग, आपको देखिए ये बताना है इनमें से कि कौन मौर्य काल के भौतिक संस्कृति के आधार पर, इनमें से कौन सही है। पहला विकल्प सही, दूसरा, तीसरा, चौथा, इसको आप सोच के बताइए। समझ में आ गया ना। अब बताइए एक नंबर ए बी सी यानी सही है, कौन कह रहा है एक नंबर, दो ये सब आप पूछिए मत एक ए आपका एक यानी ए बी सी, दो नंबर तीन बी डी ए, तीन लोग, पांच तीन लोग, चौथा ए बी सी डी,
इसका कारण ये था कि आप लोग आंसर सही भी दे रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। वैसे इसका आंसर डी ही होगा, आपका ही सही है। और आप 4 से देखिए उस समय लोहे का प्रयोग होने लगा था, सही है तो मान रहे हैं आप। आज इसके अभी भी मालूम पड़ गया आपको। काली पालिश के नेपाली भलाई कूप का बुला मतलब, दीजिए सर, समझा दे भाई, आप छोड़ दीजिए। भलाई कूप का मतलब होता है घेरेदार। कुआं पहले खोदा जाता था, कुआं के चारों ओर जो बनाया जाता था घेरा। सभी वस्तुएं जो मानव द्वारा निर्मित की जाती हैं या मानव भोग में लाई जाती हैं, जैसे मशीनरी और उनके भोग की वस्तुएं, वो सभी मानव संस्कृति भौतिक वस्तुओं के अंतर्गत आती हैं, जिसमें सभी, जिनमें से सभी नहीं, तो आपने आंसर क्या मारा? आप क्या कह रहे हैं? ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप क्या कह रहे हैं? हम नहीं समझ पा रहे हैं। आप सब इसके भौतिक वस्तुएं, हाँ, इसी ऑप्शन में ये भौतिक वस्तु है, ठीक है। भौतिक संस्कृति, भौतिक संस्कृति का क्या मतलब है? वही परिभाषा को बता रहे हैं। तो आप परिभाषा ये इसमें पूछा गया भौतिक संस्कृति का आधार क्या है? ये 4 तो भौतिक चीज क्या होती है जिसका हम लोग साधन के रूप में उपयोग करते हैं? मानव द्वारा बनाया जाता है। हाँ, भौतिक चीजें तो सभी को तो आपने सभी का आंसर मारा है। आपने उत्तर क्या दिया है? उत्तर नहीं दिए सर। तो आपका क्या मतलब, ये क्वेश्चन गलत है कि क्या मतलब है? नहीं पूछते से था, आपसे पूछे पेड़ और नहीं है सर, वही पूछ रहे थे। तो ऑप्शन में पेड़ कहाँ है? ऑप्शन में तो यही ना 4 है। अगर हम 5वां कह देते कि पेड़ का उपयोग, मान लीजिए ये भी सही हो जाता, तब ना, जब है ही नहीं है कोई चीज, ऑप्शन तो 4 ही है ना, ABCD। तो आपका क्वेश्चन ये था कि भलाई कूप क्या होता है? कुआं होता है ना, कुआं के चारों ओर जो घेरा होता है जिसमें हम लोग खड़े होकर झांकते हैं। पहले जो कुआं बनाया जाता था शुरुआती में, सिंधु घाटी सभ्यता में जो कुआं बना था उसमें वलय नहीं प्रयोग करते थे। मौर्य काल में आने के बाद वलय प्रयोग हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट जानिए, यानी घेरेदार कुआं बना। पहले वलय कूप का नहीं प्रयोग होता था, ये मौर्य काल में ध्यान से देखिए, इनके जो ब्रह्मांड मिले हैं उत्तर भारत में, ठीक है। तो उत्तर भारत में ज्यादातर जो बर्तन थे उसमें काली पालिश हुई थी, काली पालिश हुई थी। तो इसलिए इस बर्तन को कहा जाने लगा उत्तरी काली पालिश। समझ में आया? ज्यादातर देखिए उनका जो साम्राज्य था वो भारत में उत्तर और उत्तर पूर्वी में, तो उत्तर की उनके जो साम्राज्य के उत्तरी भाग में ज्यादातर मृदभांड मिले थे, यानी ज्यादातर, और वो काली पालिश के थे, इसीलिए उत्तरी काली पालिश मृदभांड। और आप अगर यही आपका ये उत्तरी काली पालिश, आप जाएंगे जब सिंधु घाटी में तो वहां पे लाल पालिश वाले हैं, ठीक है, ज्यादातर लाल पालिश वाले मृदभांड के। लेकिन जब मौर्य काल में आते हैं तो ज्यादातर काले पालिश के बर्तन मिलते हैं। आपको बताना है कि मौर्य काल में मुख्यतः, देखिए ध्यान से सुनिए, मौर्य काल में मुख्यतः भूमि कर क्या कहलाता था? भूमि कर को क्या कहते थे? प्रचलित सर्वमान भूमिकर क्या कहलाता था? क्वेश्चन समझ में आ गया? चलिए, एक कितने लोग कह रहे हैं? बी, सी, डी,
इसका उत्तर तो 20 है ही। पण तो सिक्का होता था, यस सर। बुद्धि प्रांत होता था, उद्रक नगद कर होता था। भाग क्या आता है? मुख का भूमि कर को भाग कर। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन कुछ ले रहे हैं, बार चलिए आप लोगों को बताना है कि अशोक के अभिलेख में इनमें से किस बात का ज्ञान नहीं होता है। अशोक के अभिलेख में इनमें से किस बात का ज्ञान नहीं होता है। उसने उच्च पद पर बौद्ध धर्म के अधिकारियों की नियुक्ति की। उसने भिक्षु तथा भिक्षुणियों को चेतावनी दी। उसने स्पष्ट रूप से बौद्ध धर्म एवं संघ में आस्था प्रकट की। उसने पावन बौद्ध स्थलों का निरीक्षण किया। आपको बताना है कि अशोक के अभिलेख में इनमें से किस बात की पुष्टि नहीं होती है या किसका उल्लेख नहीं हुआ है। समझ में आ गया क्वेश्चन? ऑप्शन अगर नहीं समझ आया तो पूछ लीजिए। अशोक के अभिलेख में इनमें से किस बात की पुष्टि नहीं होती है या किस बात का ज्ञान नहीं होता है। दोनों ही कह सकते हैं आप, पुष्टि या ज्ञान दोनों नहीं होता है। उसमें स्पष्ट रूप से बौद्ध धर्म व संघ के उसने स्पष्ट रूप से बौद्ध धर्म संघ में आस्था प्रकट की। उसने पावन बौद्ध स्थलों का निरीक्षण किया। उसने उस पद पर बौद्ध धर्म के अधिकारियों की नियुक्ति की। उसने भिक्षु तथा भिक्षुणियों को चेतावनी दी। चलिए सी आपका पहले ए लोग ये बताइए। 3 लोग ए, बी 2 3 5 6 7 लोग बी, सी से बाकी रहेगा एक लोग सी और डी किसी ने कई लोगों ने आंसर नहीं दिया, लेकिन इसका आंसर आप ही लोगों का सही है, पहला ही। ये कहीं भी नहीं मिलता है कि उसने अधिकारियों के रूप में बौद्ध धर्म के अनुयायी को नियुक्ति किया। बाकी चीज मिलता है। देखिए उसने चेतावनी दी है। हम गोस्वामी और सारनाथ के अभिलेख में साफ साफ लिखा है कि जो बौद्ध धर्म का पालन नहीं करेगा, चाहे भिक्षु हो चाहे कुछ भी हो, उसको कर्तव्य का पालन करना पड़ेगा। दूसरा उसने देखिए आलेख में स्पष्ट रूप से बौद्ध धर्म संगम लिखा है, 3 रूप में ग्रहण किया है। चौथा बार देखिए उसने चारों वो बौद्ध गया कुंडली में गया, ठीक है, यात्रा उसने की बौद्ध के 3 स्थान, नीचे के तीनों से। ये कहीं भी ये नहीं लिखा है कि उच्च अधिकारी के रूप में बौद्ध धर्म के अनुयायी को ही। हाँ, अधिकारियों को ये कर्तव्य था कि वो प्रचार करें, लेकिन बौद्ध धर्म के अनुयायी को नियुक्ति नहीं। हाँ, आप बताइए क्या।